क्या आपने कभी सोचा है कि 100 साल पूरे होने पर जब किसी संगठन का सम्मान होता है तो लोग गर्व से झूम उठते हैं, लेकिन आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर जारी हुए सिक्के ने देश के भीतर ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं कि जिनका जवाब देना आरएसएस और केंद्रीय सत्ता को मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि उस सिक्के में भारत माता के हाथ में तिरंगा नहीं है, बल्कि आरएसएस का झंडा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघ को दिल्ली के एक प्रोग्राम में एनजीओ कहकर दुनिया के सामने पेश किया, लेकिन नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपने अभिभाषण में एक अलग ही चिंता जताई है, और उनकी चिंता का कारण है जैन जी आंदोलन, जो भारत में धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। सोचिए, जिस संगठन ने हमेशा खुद को राष्ट्रवादी बताया, वही संगठन, वही नेतृत्व अब देश की नई पीढ़ी यानी जैन जी से डरने लगा है। लेकिन क्यों? मोहन भागवत ने अपने संबोधन में कहा कि जैन जी का आंदोलन हिंसात्मक हो सकता है, उससे कोई सार्थक परिणाम नहीं प्राप्त हो सकते। जैन जी को अपना आंदोलन लोकतांत्रिक ढंग से चलाना चाहिए। लेकिन ऐसे ही लोकतांत्रिक आंदोलन जब पहले हुए 2014 के बाद से अब तक, उसमें आरएसएस का क्या योगदान रहा? जब किसान आंदोलन हुआ 1 साल से अधिक समय तक, तो संघ चुप रहा, क्यों? नंबर 2, जब सोनम वांगचुक ने लद्दाख के लिए आमरण अनशन किया, तब भी संघ के मुंह से आवाज क्यों नहीं निकली? जब मणिपुर जल रहा था, तब संघ और सत्ता दोनों मौन क्यों थे? प्रधानमंत्री के मुख से मणिपुर का मैं भी नहीं निकल रहा था। आज सवाल सिर्फ मोहन भागवत से नहीं है, सवाल लोकतंत्र से है। सवाल ये है कि क्या जैन जी वास्तव में वर्तमान सत्ता, जो निरंकुश होती जा रही है, उस व्यवस्था के लिए खतरा है, या फिर नेताओं और संघ को सत्ता खोने का डर सता रहा है और नेताओं को और मोहन भागवत को बेचैन कर रहा है? आज का यह वीडियो आपको उन सभी सवालों से रूबरू कराएगा जिन्हें शायद ही कोई मंच उठाने की हिम्मत करता है। भारत, तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। भारत आज एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां राजनीति, लोकतंत्र और जनता की आवाज़, तीनों के बीच एक गहरा तनाव दिखाई देता है। एक नीरव शांति दिखाई देती है, मरघट जैसी शांति दिखाई देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के स्थापना के 100 वर्ष पूर्व होने पर दिल्ली के में हुए एक कार्यक्रम में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया, परंतु इस सिक्के पर भारत माता के हाथों में तिरंगा नहीं था। यही एक प्रतीक बन गया कि सत्ता और संघ दोनों लोकतंत्र और संविधान से ऊपर हो चले हैं और अपने वैचारिक एजेंडे को तरजीह दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर आरएसएस को मात्र एक एनजीओ कहकर संबोधित किया, जबकि वास्तविकता यह है कि संघ की विचारधारा और उसका संगठनात्मक ढांचा भारत की राजनीति और सत्ता प्रदर्शकों से गहरी पकड़ बनाए हुए है। इसी बीच नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दशहरे के अवसर पर जो भाषण दिया,
और जैन जी आंदोलन को लेकर चिंता जताई। यह चिंता सिर्फ चिंता नहीं है, बल्कि संघ और सत्ता के भीतर छिपे भय का ज्वलंत उदाहरण है। आरएसएस और तिरंगा विवाद कोई नया विवाद नहीं है। आरएसएस आज़ादी के समय से ही तिरंगे से दूरी बनाकर चलता रहा है। स्वतंत्रता संग्राम के समय संघ का झुकाव भगवा ध्वज की ओर रहा। तिरंगे को अपनाने में उनकी अनिच्छा जग जाहिर है। 1947 से 1950 के बीच कई बार संघ ने राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान देने से इनकार कर दिया। जब मोदी सरकार ने आरएसएस की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर सिक्का जारी किया, तो भारत माता के हाथों में तिरंगे की जगह खाली या वैकल्पिक प्रतीक दिखाई देना उसी मानसिकता का विस्तार माना जा सकता है। यहाँ सवाल उठना लाजमी है कि क्या मोदी जी और आरएसएस की दृष्टि में भारत माता के हाथों में तिरंगा रखना वैचारिक जोखिम है? क्या यह संविधान और लोकतंत्र के ऊपर अपनी वैचारिक पहचान को प्राथमिकता देने का स्पष्टतः संकेत तो नहीं है? मोदी जी को आरएसएस को एनजीओ कहना। प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान 100 वर्षों के आयोजन पर आरएसएस को एक गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ बताया। यह बयान दोहरी रणनीति को दर्शाता है। इसका पहला कारण वैश्विक छवि सुधारने की कोशिश करना। विदेशों में आरएसएस को फासीवादी संगठन, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन और चरमपंथी संस्था तक कहा जाता है। इसीलिए उसे एनजीओ बताकर मोदी जी आरएसएस को सामाजिक संगठन के रूप में दिखाना चाहते हैं या पेश करना चाहते हैं। नंबर 2, कानूनी बचाव। आरएसएस पर बैन की मांग समय समय पर उठती है। सरदार पटेल ने आरएसएस पर बैन भी लगाया था। आज उसी आरएसएस को एनजीओ बताकर उसे राजनीतिक रंग से बचाने का प्रयास किया गया है। परंतु सवाल यह है कि यदि आरएसएस एनजीओ है तो फिर उसकी राजनीति, शिक्षा, मीडिया और नौकरशाही पर इतना गहरा प्रभाव क्यों है? मोहन भागवत और जैन जी आंदोलन की चिंता। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर के दशहरे पर कहा कि युवाओं को अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से रखनी चाहिए। यह बयान साफ तौर पर जैन जी आंदोलन से जुड़ी संघ और संघ प्रमुख की चिंता को प्रकट करता है। जैन जी यानी 1997 से 2012 के बीच जन्मी पीढ़ी। आज भारत की आबादी का लगभग 50% हिस्सा यही आबादी है, जैन जी वाली आबादी, जिसका जन्म 1997 से 2012 के बीच हुआ है। यह पीढ़ी केवल भाजपा के द्वारा चलाए गए व्हाट्सएप मैसेज से ही गवर्न नहीं होती, बल्कि यह पीढ़ी सोशल मीडिया साक्षर है, ग्लोबली कनेक्टेड है और सरकार की चालबाजियों को एक क्षण में जानने में सक्षम है। इसीलिए किसान आंदोलन, सीएए एनआरसी विरोध और लद्दाख में सोनम वांगचुक के नेतृत्व में पर्यावरण आधारित आंदोलन, सभी जगह पर जैन जी की भागीदारी मुखर रूप से दिखाई देती है। मोहन भागवत का यह कहना कि युवाओं को लोकतांत्रिक ढंग से अपनी बात रखनी चाहिए, वास्तव में उनके मन में जो समाया हुआ भय है, यह उस भय को दर्शाता है उनका यह कथन। लेकिन सवाल उठता है कि जब 2021 में किसानों ने लोकतांत्रिक आंदोलन किया था तो संघ और मोहन भागवत जी चुप क्यों थे? किसान आंदोलन पर आरएसएस की चुप्पी। 2021 का किसान आंदोलन स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक आंदोलन था।
लाखों किसान महीनों तक दिल्ली की सीमाओं पर डटे रहे। उन्होंने संविधान, लोकतंत्र और अहिंसक तरीके से, गांधीवादी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज़ उठाई। लेकिन आरएसएस और मोहन भागवत उस समय पता नहीं कहाँ चले गए और बिल्कुल खामोश रहे। क्या यह चुप्पी सत्ता के दबाव में थी, या संघ का लोकतंत्र पर भरोसा केवल चुनिंदा मौकों पर ही जागृत होता है? सोनम वांगचुक का संघर्ष और उनकी गिरफ्तारी। लद्दाख के पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय अधिकारों के लिए आमरण अनशन तक किया। लद्दाख से दिल्ली तक पैदल यात्रा तक की, लेकिन वर्तमान सरकार ने उनसे बात करना तक मुनासिब नहीं समझा। लेकिन आज वांगचुक पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जो इंदिरा गांधी जी ने 1980 में बनाया था, उसको इम्पोज कर दिया गया है और जो उन्हें लद्दाख से उठा करके जोधपुर जेल में बंद कर दिया गया है। यह लोकतांत्रिक भारत का सबसे बड़ा विभीषिका कही जा सकती है कि गांधी के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति को देशद्रोही करार दिया गया है। जैसे ब्रिटानवी सरकार ने गांधी जी को देशद्रोही तक कहा था। मोहन भागवत लोकतांत्रिक आंदोलन की बात करते हैं, लेकिन वांगचुक जैसे शांतिपूर्ण आंदोलनों पर उनकी चुप्पी दर्शाती है कि क्या उनको सत्ता खोने का भय अब सता रहा है। मणिपुर संकट और आरएसएस की भूमिका। मणिपुर पिछले 2-2.5 सालों से आग में जल रहा है। जातीय हिंसा की, वर्गीय संघर्ष की, जातीय हिंसा, बलात्कार और विस्थापन की घटनाएं हर किसी को हिला करके रख देती हैं। लेकिन संघ और सरकार दोनों ही इस मुद्दे पर मौन रहे। प्रधानमंत्री का मुंह खुलवाने के लिए विपक्ष को केंद्र लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव तक लाना पड़ा। तब जाकर के मोदी जी मणिपुर का मैं बोले। यहाँ भी जैन जी और छात्र संगठनों ने आवाज़ उठाई है, लेकिन उन्हें एंटी नेशनल कहकर दबाने की कोशिश की जा रही है। मोहन भागवत जी जब लोकतांत्रिक तरीके से विरोध की बात करते हैं, तो मणिपुर की त्रासदी पर उनकी चुप्पी साफ दिखाती है कि लोकतंत्र की चिंता से ज़्यादा उन्हें सत्ता की चिंता सता रही है। क्या मोहन भागवत को सत्ता जाने का डर है? संघ का इतिहास बताता है कि वह हमेशा सत्ता से जुड़ा रहना चाहता है। 2014 के बाद पहली बार उसे पूर्ण बहुमत वाली सरकार मिली, परंतु अब जैन जी आंदोलन, देश में बेरोजगारी, महंगाई, सामाजिक असंतोष और विपक्षी एकजुटता, इन सब ने सत्ता की नींवें हिला दी हैं। मोहन भागवत की चिंता दरअसल जैन जी से ज़्यादा उनके सत्ता खोने का डर है। उन्हें समझ है कि यह पीढ़ी उनकी विचारधारा को चुनौती दे सकती है और यदि यह आंदोलन व्यापक हुआ तो सत्ता का सुनहरा काल, जिसको मोदी जी स्वतंत्रता का अमृतकाल कहते हैं, वह अब तुरंत ही समाप्त हो सकता है। आरएसएस और न्यायपालिका का खेल। तीसरा आयाम की है। आरएसएस ने अपने स्थापना के 100 वर्ष के कार्यक्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई की माताजी कमलाताई को मुख्य अतिथि बनाने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया है, जिसका कारण उन्होंने लिखित रूप में तो ये बताया कि उनका स्वास्थ्य खराब है, लेकिन असली कारण ये है कि उनकी पति ने 1956 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में
बौद्ध धम्म अपना करके संविधान और सामाजिक न्याय की शपथ ली थी। यह घटना बताती है कि संघ न्यायपालिका तक अपनी पकड़ बनाने की नाकाम कोशिश कर रहा है, परंतु अंबेडकरवादी परंपरा के कारण यह संभव नहीं हो रहा। आज का भारत दो विचारधाराओं के संघर्ष का गवाह बन रहा है। नंबर 1, आरएसएस और सत्ता की राजनीति, जहां तिरंगे से दूरी, लोकतांत्रिक आंदोलनों पर चुप्पी और सत्ता बचाने की चिंता साफ उनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। नंबर 2, जैन जी और लोकतांत्रिक जनता का संघर्ष, जहां लोग संविधान, लोकतंत्र और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे हैं। मोहन भागवत की चिंता इसी संघर्ष का परिणाम है। असल डर यह नहीं है कि युवा लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेंगे या नहीं, बल्कि मोहन भागवत जी का असल डर यह है कि अगर युवाओं ने एकजुट होकर के आंदोलन कर दिया तो सत्ता की कुर्सी भाजपा और संघ के हाथों से फिसल सकती है, निकल सकती है। आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर जारी हुआ सिक्का, मोदी जी का बयान और संघ प्रमुख का भाषण, यह सब यही बताते हैं कि सत्ता अब असुरक्षा और भय के माहौल में जी रही है। गुजरात लोबी और सत्ता, आरएसएस के चेहरे पर भय दिखाई दे रहा है। लोकतंत्र की रक्षा अब जनता और खासकर जैन जी के हाथ में है। बिहार चुनाव एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा इस विषय में। जैसे ही बिहार में एनडीए की सरकार का पतन होगा, एंटी इनकम्बेंसी मोदी जी की भी राष्ट्रीय स्तर पर और व्यापक होती चली जाएगी और उनको जवाब देना भारी पड़ जाएगा। तो दोस्तों, आज आपने सुना कि कैसे 100 साल पूरे करने वाला आरएसएस, जिसे मोदी जी ने एनजीओ कहकर हल्का करने की कोशिश करते हैं, असल में सत्ता की सबसे बड़ी असली ताकत है। लेकिन जब वही ताकत युवा पीढ़ी से डरने लगे तो समझ लीजिए लोकतंत्र का भविष्य बदल रहा है। मोहन भागवत का डर असल में जैन जी नहीं है। असली खेल सत्ता का है। संघ और सत्ता को सत्ता खोने का डर सता रहा है। किसान आंदोलन पर संघ की चुप्पी, सोनम वांगचुक पर एनएसए का लगना, उस पर चुप्पी, मणिपुर की त्रासदी पर संघ का मौन रहना, ये सब दिखाता है कि लोकतंत्र उनके लिए केवल सत्ता तक पहुंचने का साधन है, न कि जनता की आवाज सुनने का मंच। और अब सवाल हमारे और सबके, आपके और सबके सामने है, क्या हम तिरंगे के बिना भारत माता को स्वीकार कर लेंगे? जवाब आपको देना है। क्या हम अपनी पीढ़ी की आवाज को दबने देंगे? जवाब आपको देना है। या फिर हम वही करेंगे जो लोकतंत्र का असली मतलब है, सवाल पूछना और जवाब मांगना। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि जब सच बोलने की हिम्मत कम हो रही हो, तब सब सच सुनाने और फैलाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखिए, जैन जी की आवाज़ ही आने वाले लोकतंत्र की नई जान है, क्योंकि लोकतंत्र पर इस समय खतरा गंभीर रूप में मंडरा रहा है। तो वीडियो के अंत में हम आपसे फिर से कहना चाहेंगे, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।